अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अरबों रुपए के अखराजात की एक ऑडिट रिपोर्ट मंजर आम पर आई है। इस रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की शफाफियत, ईमानदारी, एहतसाब और इस्लाह के साथ साथ इंसाफ के ऐसे बाब खोले गए हैं कि यकीन नहीं आता कि नाअहली की बेज़ाब्तगियाँ हैं या फिर करप्शन की कहानी लिखी जा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक महज कोरोना पैकेज की ही मद में 40 अरब रुपए का कोई अता पता ही नहीं है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को कोरोना पैकेज के तहत 133 अरब रुपए दिए गए, जिसमें से 25 अरब रुपए की बदउनवानी सामने आई है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में 5 अरब 20 करोड़ में से 1 अरब 20 करोड़ रुपए का वो घी और कुकिंग ऑयल खरीदा गया जो काबिल इस्तेमाल ही नहीं था, और इसकी तस्दीक पंजाब फूड अथॉरिटी ने की। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए खरीदा गया 1 अरब 60 करोड़ के कुकिंग ऑयल और घी के लिए कोई टेंडरिंग ही नहीं हुई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिए गए फंड्स में 4 अरब से ज़ायद की करप्शन की गई, जबकि कोरोना पैकेज के लिए दिहाड़ीदार लोगों के लिए 200 अरब रुपए का पैकेज रखा गया था, जिसमें से सिर्फ 16 अरब रुपए खर्च हुए, यानी ये रकम उन तक नहीं पहुंच पाई। बिजली और गैस के बिलों में सब्सिडी के नाम पर 100 अरब रुपए रखे गए थे, जिसमें से सिर्फ 15 रुपए खर्च किए गए, बाकी कहाँ गए कुछ अता पता नहीं। जबकि कोरोना के मरीजों की खातिर एक 250 बिस्तर का अस्पताल बनाने के लिए 70 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया था, मगर ये अस्पताल आज तक नहीं बन सका। वेंटिलेटर समेत सेहत के आलात लेने के लिए भी बेज़ाब्तगियाँ देखने में आई और महंगे वेंटिलेटर खरीदने की वजह से भी अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कोई एक भी शोबा ऐसा नहीं है जिसमें करप्शन या माली बेज़ाब्तगियाँ सामने ना आई हों। ये हम नहीं कह रहे, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कह रही है। फिर इससे ऊपर महंगाई और इसके साथ बेरोजगारी, ये सारे अवामिल एक होकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी का पोल खोल रहे हैं। मगर हैरत की बात यह है कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट सामने होने के बावजूद हुकूमत इसे मुस्तरद कर रही है और हुकूमत के मुताबिक किसी भी किस्म की करप्शन नहीं हुई है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर अरबों का हिसाब नहीं मिलेगा तो इस माली बेज़ाब्तगी को क्या कहा जाएगा? क्या नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का मकसद भी ऐसे माली फैसलों पर पर्दा डालना है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात हैं फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका। फ़ारूक हबीब साहब, आप तो इन 3 सालों में, क्या 3 साल से पहले से ही आप लोग तो नून लीग से वो रसीदें मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। खुद आप लोगों के से हिसाब मांगने की बारी आती है तो आप लोग ऐसी तरमीम ले आते हैं कि जो भी फैसले होंगे काबीना के उस पर पूछगछ नहीं की जाएगी। ये जितने भी मैंने इंट्रो में बात की है या जिन जिन शोबों में माली बेज़ाब्तगियों का जिक्र किया है, ये मैं नहीं कह रही, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कह रही है। इसका क्या जवाब है आपके पास? देखें, बुनियादी तौर के ऊपर ऑडिटर्स का काम होता है ऑब्जेक्शन लगाना, और जो मुतलका मिनिस्ट्रीज होती हैं जिनके मामलात के ऊपर ऑब्जेक्शंस रेगुलेटरीज सामने आती हैं वो उसका जो है वो जवाब देती हैं। और इस हवाले से जो है जो मुतलका मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको भी ये कह दिया गया है कि वो इसके ऊपर अपना जवाब फराहम करें। और जब ये ऑडिट पैराज होते हैं ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाते हैं जहां पर इनको सेटल किया जाता है। अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इस हवाले से मुतमिन हो जाती है वो ऑडिट पैराज को जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, अदरवाइज वरना वो केस जो है वो मुतलका इदारों को, नैब को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी और इदारे को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। उस पर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। जहां तक रह गई बात खास तौर के ऊपर जिस आप पर्टिकुलर ऑडिट पैराज की बात कर रही हैं, इनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कोविड के दौरान है। हाँ। कोरोना के दौरान आपकी एक वॉर फुटिंग सिचुएशन आपके ऊपर नाफिज थी, जहां पर आपको आए रोज आपके हॉस्पिटलों में बेड्स मौजूद नहीं थे, आपके अस्पतालों में वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं थे, ऑक्सीजन की कैपेसिटी नहीं थी, पीपीपी किट्स हम नहीं बना रहे थे, मास्क हम नहीं बना रहे थे, जो टेस्ट करने वाली बात ठीक है, इमरजेंसी की सिचुएशन थी, वॉर की सिचुएशन थी, वो तमाम चीजें थी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि उस दौरान जो आपने पैकेज रखे थे, जो फंड्स रखे थे कि कोरोना से निपटने के लिए, चाहे वो लोगों को आपने खाने की शक्ल में देने थे, कुकिंग ऑयल खरीदना था, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए सामान खरीदना था, मसला यह है कि जो पैसे जिस मकसद के लिए रखे गए थे उसमें आधे से भी आधे खर्च नहीं हुए। जी एक मिनट जरा मुझे आप एक्सप्लेन कर लेने दें ना। आपने सवाल उठाए, आपने उस रिपोर्ट का हवाला दिया, जरा मुझे एक्सप्लेन कर लेने। देखें,
जब आप वार फुटिंग के ऊपर चीज़ों के इंतजाम कर रहे होते हैं तो उस वक्त फिर आप जो प्रोसीजरल बहुत सारे आपके लैप्सेस होते हैं, यानी कि अगर आपने पेपरा रूल्स को फॉलो करना है तो आप अखबार में इश्तिहार देंगे, उससे बिड आएगी, उस बिड को 15 दिन के लिए आप जो है वो अवार्ड करने से पहले रोकेंगे। तो अगर आपको वार फुटिंग के अंदर चीज़ की ज़रूरत 24 घंटों में है तो आप 60 दिन उसका इंतजार नहीं कर सकते, तो आपने फैसले लेने होते हैं, वहां पर फिर ये फैसले लिए जाते हैं। जहां तक रहेगी बात यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से, तो यूटिलिटी स्टोर्स तो हमने 24 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी दी है। अगर उन्होंने कोई ऑयल खरीदा है या कोई और मामला है उसका वो अपना जवाब दे देंगे। लेकिन जहां तक रहेगी बात एहसास प्रोग्राम की, तो एहसास प्रोग्राम का तो यहाँ पर बिल्कुल जो कैश पहले जरा इनकी बात कर लेना यूटिलिटी स्टोर्स की, एक एक करके बात करते हैं ना फरूख हबीब साहब, इस तरह तो सारा मिक्स हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन में 5 अरब 20 करोड़ में से 1 अरब 20 करोड़ रुपए का वो घी और कुकिंग ऑयल खरीदा गया जो काबिल इस्तेमाल नहीं था। इसकी तस्दीक पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी की और इसके लिए टेंडरिंग नहीं हुई। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिए गए फंड्स में 4 अरब से जायद की करप्शन, माली बेजाब्तगियां, इनका जवाब किसने देना है? नहीं करप्शन का एक मिनट माली बेजाब्तगियां जो करप्शन हो, एक मिनट चलें, वो अब आप इरेगुलरिटीज की बात करें ना, फिर आप करप्शन की बात ना करें। करप्शन जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस है और जब कोई चीज एस्टेब्लिश हो जाए फिर आप उसे करप्शन का बिल्कुल नाम दें। अगर वो इरेगुलेटरीज के जुमरे में आ रहा है, कागजात उसके अंदर पूरे नहीं किए गए या जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया गया, तो फिर वो इरेगुलेटरीज के जुमरे में जो है वो आएगी। और इरेगुलेटरी अगर आपकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सेटल हो जाती है, आप उसको सेटिस्फाई कर देते हैं, उन हालात को एक्सप्लेन कर देते हैं, तो फिर उसके ऊपर आप किसी सतह पे ऊपर कोई आगे कार्रवाई के लिए जो है वो नहीं आगे बढ़ सकते। लेकिन फिर मैं आपको ये कहूंगा कि हम शफाफियत के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी के ऊपर यकीन रखते हैं। हम इन ऑडिट पैरास जो सामने आए हैं उनको सेटल भी करेंगे, उनकी जो ड्यू रीजन है वो रीजन भी सामने रखेंगे। और इसके ऊपर जो है वो काबीना के अंदर वजीर आज़म साहब ऑलरेडी हदायत जो है वो जारी कर चुके हैं, जो मुतलका हमारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, कि इसके ऊपर आप आएँ और आकर जो है वो एक्सप्लेन करें जो उनकी पोजीशन है वहां पर। सही। और बिजली और गैस के बिलों में सब्सिडी के नाम पर ये भी 100 अरब रुपए रखे गए थे, जिसमें से सिर्फ 15 अरब रुपए खर्च हुए, बाकी 85 अरब का कोई अता पता ही नहीं है। नहीं देखें, अगर तो कोई फंड एलोकेट किया जाता है तो अनयूटिलाइज हो तो वो अनअकाउंटेड फॉर नहीं होता, वो अकाउंट फॉर होता है। और ये तमाम पैसे जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो जारी करती है। और फिर मैं आपकी इतला के लिए अर्ज करूं कि कोविड के दौरान हमने तो 3-3 माह के कमर्शियल और जो हमारे 75 kV के जो छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके लिए जो है वो हम पैकेज लेकर आए थे। उनके लिए जो है वो हमने आसानियां उसके अंदर जो है वो पैदा की थी और वो पैसे हमने उनको फराहम भी किए, जिसमें 3-3 माह का उनका जो एवरेज बिल था उसके अंदर हमने उनको रिलीफ फराहम किया था। उसमें से तकरीबन जो है वो 3.5 लाख के करीब इंडस्ट्रियल यूजर्स से और तकरीबन 36 लाख के करीब जो है वो कमर्शियल यूजर्स से, और उसमें जो बेनिफिट था वो बेनिफिट हमने उनको पास ऑन किया। कितने का रखा, कितने का था और कितने का बेनिफिट पास ऑन किया? सवाल तो ये है। देखिए, इसकी एग्जैक्टली इसकी तफसीलात जो हैं वो तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही दे सकती है, लेकिन चूंकि हमने ये अपनी इंडस्ट्री की सहूलत के लिए किया था तो उनको ये बेनिफिट जो है वो पास ऑन भी हुआ है। जिन जिन लोगों के इदारे जो है वो चल रहे थे उनके 3-3 माह का जो एवरेज बिल था उसके अंदर उनको काफ़ी हद तक रिलीफ फराहम किया गया था और उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था इस पैकेज को कोरोना सपोर्ट के दौरान। और आप ये भी देखें ना कि हमारी जो कोविड हैंडलिंग है इसकी पूरी दुनिया ने जो है वो तारीफ की है। जो हमने रैपिड एक्शंस लिए, हमने वेंटिलेटर्स बढ़ाए, हमने बेड की कैपेसिटी बढ़ाई, हमने ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाई। आप देखें उस ये तमाम नहीं देखें, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना। जब आप एक तो काम था कि आप हाथ धड़ के बैठ जाते और आप नुकसान होने देते और आप कहते नहीं मैंने तो तमाम प्रोसीजर्स पूरे करने हैं, डॉक्यूमेंटेड कार्रवाइयां पूरी करनी है, मतलब कि आप मैं किसी किस्म की मेरे सवाल का जवाब आप लोग मतलब के जवाबदेह हैं इस सारे मामले पर, ये हुकूमत जवाबदेह है? बिल्कुल इसके ऊपर तो हम बिल्कुल सेटिस्फाई जो है वो ऑडिटर्स के जो पैराज हैं उसकी जो रेगुलेटरीज जो ऑब्जेक्शंस उन्होंने उठाए हैं उसके ऊपर बिल्कुल हम जवाब दें। उसके ऊपर हमारी मुतलका जो मिनिस्ट्रीज हैं वो इसके ऊपर उनको सेटिस्फाई करेंगी। अच्छा,
थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने मना क्यों किया वुज़रा को बाहर जाने से कि 3 महीने के लिए कोई सफ़र नहीं करना, गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना? क्या मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगी है? इसके पीछे वजह क्या है? क्या अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाना है? देखें, मुझे इस बात की जो है ना आज कुछ समझ नहीं लगी कि कुछ मीडिया पे जो है वो ऐसी खबरें जो है वो चली हैं। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर जब नवाज शरीफ थे वो तो खुद भी जब 5 साल की हुकूमत थी, 3 साढ़े 3 साल पौने 4 साल में वो काफ़ी अरसा जो है वो मुल्क से बाहर ही रहते थे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान खुद जो है कोई गैर ज़रूरी बैरून मुल्क का जो है वो दौरा नहीं करते। जब उनको कोई इन्विटेशन आता है किसी कॉन्फ्रेंस का तो उसमें वो देखते हैं कि इसका कोई पाकिस्तान को फायदा है या नहीं है। जो टाइम वो बाहर जाके लगाएंगे वो टाइम पाकिस्तान में यूटिलाइज। मेरा सवाल ये कि आज स्पेसिफिक डायरेक्शंस क्यों मिली है, किस तनाजुर में मिली है? नहीं, आज की बात नहीं हो रही। ये पोजीशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब की हमेशा से रही है और ये एक स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। किसी ने भी अगर बाहर जाना है, किसी वजीर ने भी, तो वो समरी मूव होती है और उसको प्राइम मिनिस्टर के सामने वो जाती है। वो अप्रूवल करते हैं कि आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते। वो गैर जरूरी दौरों को जो है वो डिस्करेज करते हैं। आप उसी तनाजर में इस चीज को सामने रखें। तो मतलब कि जरूरी काम से कोई बाहर जा सकता है, कोई इमरजेंसी हो तो कोई बाहर जा सकता है, मतलब कि कोई रेगुलर कोई 1 2 3 पाबंदी नहीं है कि जाना ही नहीं है बिल्कुल? नहीं, जाहिर बात नहीं, ऐसी कोई बात। सही। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें। राना शमीम जिस तरीके से आज अपनी बात से पीछे हटे कि वो जो बयान हल्फी था, वो बयान हल्फी पता नहीं जो मीडिया पर आया है उसमें लिखा क्या है, मैं पहले पढ़ लूँ फिर बाद में तहरीरी जवाब जमा करवाऊंगा। आपको क्या लगता है ये सब कुछ अचानक सूरत हाल बदली क्यों है? नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आप देखें कि राना जो शमीम है उनका जो जितना भी जो ड्रामा रचाया गया था वो ताश की पत्तों की तरह जो है वो गिर गया है। और आप ये देखें कि वो एफिडेविट भी रेत की दीवार साबित हुआ कि वो खुद कह रहे हैं कि जी मैंने तो ये दिया ही नहीं, ये तो किसी जगह से जो है वो लीक हुआ है। तो आप कैसे पाकिस्तान की अदलिया को, एक सिटिंग हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को, जो इन्हीं के करप्शन के केसों की जो अपीलें हैं उनको सुन रहे हैं, उनको जो है वो मलाइन करने के अंदर उसके जो लेकिन वो आज उस स्टोरी मैं उनके बेटे को सुन ले उनके बेटे को मैं आज टेलीविजन स्क्रीन पर सुन रही थी, एक टॉक शो में वो थे, वो कह रहे थे इस बयान हल्फी का जो कंटेंट है इससे वो पीछे नहीं हटे हैं। कंटेंट वही है, वो उन्होंने पढ़ के भी सुनाया ऑन एयर लाइव। कंटेंट से वो पीछे नहीं हटे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि उनका बयान हल्फी ये नहीं है। देखें, एक मिनट देखें, उस कंटेंट को किसी जगह के ऊपर आज तक पेश किया गया? आप चलें ये बता दें मुझे शाजिया, आप बहुत समझदार हैं, बड़ी पढ़ी लिखी सहाफ़ी हैं। मैं तो उसको जिक्र उस वक्त करूं जब उस हलफनामे का जिस बंदे ने नोटराइज करवाया वो कह रहा है कि मैंने दिया ही नहीं, मैंने किसी जगह पे पब्लिक ही नहीं किया, तो वो लॉकर में पड़ा हुआ है। अगर वो बंदा ये कह रहा है जिसका वो हलफनामा है, तो अखबार में खुद ब खुद छप गया। कौन सा ऐसा जादू आ गया, कौन सा ऐसा जो रॉकेट साइंस आ गई? नवाज शरीफ के जरिए पहुंचा अखबार तक, आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो चले फिर, अगर सुन लेना, तो फिर अगर पहुंचा है, किसी ने तो पहुंचाया है ना। तो जिन्होंने पहुंचाया है इसका मतलब ये है कि उन्होंने ही कतरी खत की तरह इसको भी प्लांट करने की कोशिश की। लेकिन आप लोग तो बड़े वसूख से कह रहे हैं, फवाद चौधरी साहब तो बड़े वसूख से कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के जरिए पहुंचा है। फिर आप लोग इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं? नहीं, आप मेरी बात को देखें। जब उसका जो क्रिएटर है वो ये कह रहा है कि मैंने किसी को नहीं दिया और ये लॉकर में महफूज है, तो फिर अखबार में पहुंचा है। तो जिन्होंने क्लेम किया, जिन्होंने इसके ऊपर, पूरी पार्टी ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, कहा, मरियम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ के हक में तीसरी गवाही आ गई है। ठीक है, अब तो अदलिया के अंदर से लोग बातें करने लग गए हैं, ये उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो फिर आए ना, अब उसको फेस भी करें, अब उसके ऊपर खड़े भी हो ना। आप इसी वजह से तो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है कि किस तरीके से आप एक सिटिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको जो है वो मलाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपके केसेस अब तेजी से चल रहे हैं, जिनको 3.25 साल से आप जिसके ऊपर इल्तवाएं ले रहे थे। अब यही बुनियाद है और तो कोई बुनियाद नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात फ़ारूक हबीब साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेने नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, ऑडियोज़, वीडियोज़ और बयान हल्फी, पार्लियामेंट हो, अदालत हो, सियासी जलसे हों या फिर सियासी बैठक, हर जगह इसी की गूंज है। लिखने वाले को ये नहीं पता कि बयान हल्फी में लिखा क्या, और फ़ायदा हासिल करने वालों को ये नहीं पता कि 3 साल बाद सरेबो महर बयान हल्फी क्यों और किसके लिए लिखा गया। ऑडियो से लेकर बयान हल्फी तक जितनी भी लीक्स हुई उनमें एक ही नुक्ता कॉमन है, और वो है नून लीग। मरीम नवाज़ की मीडिया इदारों के हवाले से ऑडियो लीक, गुफ्तगू नून लीग पर। जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो, गुफ्तगू नून लीग पर। जस्टिस राना शमीम का बयान हल्फी, गुफ्तगू नून लीग पर। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस राना शमीम ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ामात लगाकर जो बयान हल्फी दिया, उसके अस खुद नोटिस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। अदालत ने जस्टिस शमीम से इस्तफसार किया कि 3 साल बाद आपने बयान हल्फी दिया और इसे एक अखबार ने आवाम तक पहुँचाया। इस पर जस्टिस राना शमीम ने जवाब दिया कि बयान हल्फी सरेबो महर था, वो किस तरह लीक हुआ मुझे मालूम नहीं। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आपने वो बयान हल्फी अखबार को नहीं दिया। चीफ जस्टिस राना शमीम ने कहा कि मैंने बयान हल्फी अशात के लिए नहीं दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपने लंदन में बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया, आप अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवाएं। जस्टिस राना शमीम ने कहा कि मुझे नहीं मालूम जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ वो कौन सा है, मैं पहले रिपोर्ट होने वाला बयान हल्फी देख लूं, अखबार तक बयान हल्फी कैसे पहुंचा इसका इल्म जस्टिस राना शमीम को तो नहीं था। मगर नाजरीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी को इसका इल्म ज़रूर था, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि जस्टिस राना शमीम का बयान हल्फी अखबार तक किसने और कैसे पहुंचाया। क्या कहा फवाद चौधरी ने, ज़रा से देखिए। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी दिलचस्प प्रोसीडिंग्स हुई हैं, वो राना शमीम साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट PMLN, वो कह रहे हैं कि अपना ये एफिडेविट ही मेरा नहीं है और मेरा एफिडेविट जो है वो तो लॉक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लॉक एफिडेविट जो है वो अखबार तक कैसे पहुंचा, और अखबार जो है उसने वो एफिडेविट कैसे जो है वो छाप दिया। लग यूं रहा है कि एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के जरिए इस अखबार तक पहुंचा और अखबार ने नवाज शरीफ साहब के बयान के ऊपर ये चला दिया। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने पेशावर में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब करते हुए ऑडियो और वीडियो लीक्स की बात की और नून लीग पर तनकीद की और कहा कि जो लोग भुट्टो की बेटी को चोर कहते थे और फ़ोन करके कहा करते थे कि बेनज़ीर और सदर जरदारी को 20-20 साल की सज़ा दो, वो आज खुद सर्टिफाइड चोर और अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, ज़रा देखिए। भुट्टो की बेटी चोर कहते थे, अफसोस के साथ अब खुद सर्टिफाई हो चुके हैं। जो अदालत को फोन कॉल करके धमकी दिलवाते थे कि सजा दो, शहीद बीबी और सदर जरदारी को 20-20 साल का सजा सुनाओ, आज उनके खिलाफ ऑडियो टेप्स निकल रहे हैं। आज भी ये फोन कॉल करने वाला निजाम गलत है, उस वक्त भी गलत था। नाज़रीन, जैसे अदालत ने आज खुद नोटिस के जरिए साबित कर रही हैं कि उन पर किसी का दबाव नहीं और सभी फैसले आज़ादाना किए जा रहे हैं, वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी हुकूमत को ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि EVM के जरिए इलेक्शन मुमकिन नहीं, और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है ये नून लीग या किसी भी सियासी जमात का तर्जुमान नहीं है और इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात बिल्कुल हकीकी हैं, जबकि हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर अपोजिशन के साथ गठजोड़ का इल्ज़ाम लगा रही है। आज फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन EVM के जरिए इंतखाबात नहीं करा सकता तो इसे फंड्स नहीं मिलेंगे। इस पर भी हमें बात करनी है, लेकिन नाज़रीन, आज की जो समाअत हुई जस्टिस राना शमीम की बयान हल्फी को लेकर, इस पर उसके बाद जब अदालत के बाद सहाफ़ियों ने बहुत से सवालात किए इस बयान हल्फी को लेकर, तो हर सवाल पर एक ही जवाब था जस्टिस राना शमीम का। इसी पर हमने एक पैकेज, एक खुसूसी रिपोर्ट आप लोगों के लिए तैयार की है, ज़रा पहले वो देखिए, उसके बाद बात करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम आज अपने बयान हल्फी का दिफा करने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने पेश होने आए तो बहुत से सवालात उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जवाब एक ही था, नो कमेंट्स प्लीज। क्या ये वही बयान हल्फी है जो आपने तहरीर किया? नो कमेंट्स प्लीज। आपका बयान हल्फी मीडिया तक कैसे पहुंचा? नो कमेंट्स प्लीज। क्या वाकई आपने मीडिया पर शाया होने वाला बयान हल्फी नहीं पढ़ा? नो कमेंट्स प्लीज। आपको बयान हल्फी लिखने
की क्या जरूरत पेश आई? नो कमेंट्स प्लीज। क्या ये बयान हल्फी सिर्फ अखबार के लिए ही लिखा गया था? नो कमेंट्स प्लीज। क्या आपका बयान हल्फी सियासी है? नो कमेंट्स प्लीज। क्या आपका ये बयान हल्फी अदलिया की तौहीन ना था? नो कमेंट्स प्लीज। भाई के इंतकाल के बावजूद आप 2 रोज के लिए बयान हल्फी लिखने लंदन क्यों चले गए? नो कमेंट्स प्लीज। राना शमीम साहब, आपने हाई कोर्ट में तहरीरी बयान क्यों जमा नहीं कराया? नो कमेंट्स प्लीज। क्या आपने सियासी बयानिए के लिए अदालत को इस्तेमाल किया? नो कमेंट्स प्लीज। राना शमीम साहब, आपको कई साल पुरानी चीफ जस्टिस साकिब निसार की गुफ्तगू याद है, लेकिन चंद महीने पहले के बयान हल्फी की तफसील कैसे याद नहीं? इसी पे नाज़रीन मैं बात करूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर पंजाब हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। खोसा साहब, हर तरफ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, कहीं ऑडियो लीक्स, कहीं वीडियो लीक्स, कहीं बयान हल्फी। राना शमीम साहब ने अपने बयान हल्फी के बारे में आज जो बातें की कि याद नहीं बयान हल्फी में लिखा क्या था, वो तो सील था, वो तो लॉक में पड़ा हुआ था, पता नहीं अखबार तक कैसे पहुंच गया। इस बयान हल्फी को कोई अहमियत रह जाती है जो नून लीग पर केसेस चल रहे हैं? देखें, इसको बाहर के मंतकी नतीजे तक पहुंचाना चाहिए। अभी भी उन्होंने इबाम में बात को रखा है कि जी मैंने तो अखबार का जो है ये पढ़ा नहीं है, अंसार अब्बासी साहब ने जो दिया है मैंने तो वो पढ़ा नहीं है। अब ये बात भी बड़ी अजीब है कि सारी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं और उन्होंने ही नहीं पढ़ा, हालांकि उनके फर्जंद अर्जमंद, उनका बेटा जो खुद भी वकील है, उसने बड़े इस पर बयानात भी दिए हैं और उसने ये कहा है कि बाप मेरे ने दिया है वगैरह वगैरह। जो साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अदालत के सामने अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि शाया करने से पहले राब्ता किया गया राना शमीम से, उन्होंने तस्दीक की तो शाया हुआ। इसी तरह मीर शकील रहमान साहब ने भी यही बात की कि हाँ जी, कि राब्ता हुआ, उसके बाद तस्दीक हुई, उसके बाद इसको शाया किया गया। तो अब ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? देखे ना, राना साहब ने खुद भी अपने उसमें कहा कि हाँ जी, मुझे तो तब पता चला जब अंसार अब्बासी ने मुझसे पूछा तस्दीकन तो कि मेरा जो है बयान लीक आउट हो गया या जो भी है, हालांकि मैंने तो इस तरह रखा था उसको सील करके और अखबार की जीनत बनने के लिए नहीं दिया था, ना मैंने किसी अखबारी उसको दिया था, उनके पास कैसे पहुंच गया। तो ये उसकी अपनी बातों से राना साहब की, वो तो खुद कह रहे हैं कि लीक हो गया और इनके पास कैसे पहुंचा मुझे समझ नहीं आई, जबकि देना मकसूद नहीं था। असल में वो अपने आप को इस अंदाज से ये दिफा कर रहा है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग से कि वो ये कहना चाहता है कि बयान तो दिया है मैंने, लेकिन मैंने अखबार की जीनत बनने के लिए नहीं दिया था, अदालत को स्कैंडलाइज करने के लिए नहीं दिया था, इसको किसी अदालत की तज़हीक या अदालती अकाबरीन की तज़हीक मकसूद नहीं थी, बल्कि मैंने अपनी सदाकत की मबनी या जो भी है आप कहेगा अगले तारीख पर जो भी वो बयान देते हैं। अगर आपने बयान हल्फी सामने नहीं लेकर आना, सच और झूठ को सामने नहीं लेके आना, लॉकर में रखने के लिए बयान हल्फी दिया, इसकी बात की कोई मंतक समझ आती है? नहीं, देखें, इसकी अफादियत तो ये नहीं है। बात ये है कि जो भी है बयान हल्फी अगली तारीख पे लाएगा, वो जो असली बयान हल्फी है, अगर तो उसकी मुताबिकत होती है उस बयान से जो अखबार में छपा है, तो भी इसकी तस्दीक होनी चाहिए कि वो जो बात कर रहा है कि जी चीफ जस्टिस साहब का जो है वो उनके पास 26 अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ गिलगित बल्तिस्तान में आए थे और वो चीफ जस्टिस के गेस्ट हाउस में वो ठहरे हुए थे और उनकी अहलिया उनके साथ थी और इनकी अहलिया थी और वो बड़े बार बार फोन कर रहे थे अपने रजिस्ट्रार को और उसके बाद किसी और को उन्होंने जो है कोशिश की और फिर रजिस्ट्रार को कहा फलां के पास जाओ और मेरा ये पैगाम दो कि ये नवाज शरीफ और मरियम की। खोसा साहब, ये जो कंटेंट आप बता रहे हैं ना, आज उनके बेटे ने तस्दीक की कि कंटेंट यही है, ठीक है, तो फिर इसकी तस्दीक अगर हो चुकी तो फिर इसकी सदाकत होना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, बयान हल्फी को भाड़ में जाए एक तरफ रख लें, लेकिन बात यह है मतन क्या है।
क्या ये इतना मुश्किल है कि आप CDR के जरिए आप तस्दीक नहीं कर सकते कि गिलगित बल्तिस्तान से साबका चीफ जस्टिस साहब ने अपने सेल नंबर से अपने रजिस्ट्रार को कितनी मरतबा फोन किया, कितनी देर का फोन किया? और इसी तरह क्या ये तस्दीक नहीं हो सकती कि उन जज साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिनका वो नाम ले रहे हैं, जिनके साथ वो बात कर रहे हैं, उनके CDR के तस्दीक ना हो उस तारीख की और उन दिनों की? तो फिर रॉकेट साइंस, इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है? क्यों इसको तस्दीक नहीं करते? क्यों कर इस उन्होंने कहा है कि अगली तारीख पर 7 तारीख को नहीं असल बयान हल्फी लेकर आए। अब देखते हैं कि राना शमीम साहब कौन सा बयान हल्फी लंदन से मंगवाते हैं जो सील करके रखा हुआ था, कहां सील करके रखा हुआ था? आप कह रही हैं ना कि उसके बेटे ने तस्दीक किया है। देखे ना, सील तो बाद में किया गया ना, लिखने के बाद किया गया ना, लिखने से पहले तो मुयस्सर था ना। उसकी फोटोस्टेट कॉपी करके कहीं भी भेजी जा सकती है, या बेटे को वो कहता है मैंने फैमिली के साथ शेयर किया था, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फैमिली के साथ शेयर हुआ तो बेटे के साथ शेयर हुआ। तो बेटे ने अगर आगे लीक कर दी और अंसार अब्बासी ने बाद में राना शमीम को फोन करके कहा कि आपने बयान हल्फी दिया है और उसने तस्दीक कर दी, तो फिर मतन तो वही आ गया जो बेटा बता रहा है। तो फिर उसमें कौन सी ऐसी बात है जो इबाम में रह गई है? हाँ, अलबत्ता वो उसको दो टोक कह देना चाहिए था कि मैंने बेटे को दिया है, हो सकता है मेरे बेटे ने, क्योंकि फैमिली का उसने कहा है कि मैंने अपनी फैमिली के साथ ये शेयर किया था, और फिर उसने कहा कि मैंने उसको रख दिया। अब देखिए, ये असल में तौहीन अदालत से बचने के लिए अपने आप को कोशिश कर रहा है, क्योंकि तौहीन अदालत तब बनती है जब आप उसकी मुश्तहरी मनादी करें। अगर आप कोई ऐसी चीज जो आपके नोटिस में आई है और आप उसको अदालत में पेश करते हैं, या किसी ऐसी अथॉरिटी को पेश करते हैं जो उसमें मजाज है उसका नोटिस लेने की, या उस पर अमल करने की, या उस पर जो है तादीबी कार्रवाई करने की मजाज है, तो फिर तौहीन अदालत नहीं है। तौहीन अदालत तब है जब आप मुश्तहरी मनादी प्रेस में देते हो, मीडिया में देते हो, उसको उबारते हो, उछालते हो। उसने अपने आप को तौहीन अदालत से बचने के लिए ये कह दिया कि मैंने तो उसको सील करके उसको लॉकर में रखा था और मैंने अखबार को नहीं दिया। और मुझे तब नजर आता है खोसा साहब, तो वो नून लीग नजर आती है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी ये बात करते हैं कि हम लोग इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करेंगे सियासी मकासद के लिए, और ये उनकी बेगुनाही का खुला मुंह बोलता सबूत है। ये नून लीग कह रही है ना इन ऑडियोज के पास मंजर में और इन एलपी के पास मंजर में। मैं आपको बताऊं, हमारे साथ ये हो चुका। मलिक कयूम की टेपें हमने चलाई थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं खुद वकील था मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो का। ये उस वक्त हो चुका है हमारे साथ, और उसका नतीजा ये हुआ 3 जजों को, एक सुप्रीम कोर्ट का जो उस वक्त साबका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का था, उसको भी घर जाना पड़ा, मलिक कयूम को घर जाना पड़ा, और एक काजमी साहब को कंफर्म ना हुए। 3 जजों को जाना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बायस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, ये रिपोर्टेड जजमेंट है। तो ये जो है देखें, ये खत्म होना चाहिए इस किस्म की अगर इंटरफेरेंस है तो भी फिर उनको जवाबदेह होना पड़ेगा, फिर कानून के जायचे में लाना चाहिए ताकि ऐसी बातें दोबारा बार बार ना हो। देखें अब इसमें क्या हुआ है, तसलसल से देखें। आप शौकत सिद्दीकी का जरा बयान उसका बयान देख ले, आज भी सुप्रीम कोर्ट में वो उसने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की अख्तियारात और उसकी कार्रवाई जो, और उन्होंने क्या कहा कि जी फला एजेंसीज आके मेरे ऊपर असरअंदाज होकर उन्होंने कहा इस तरह कीजिएगा, मैंने इनकार किया, उन्होंने जो है बेंच तब्दील करवा ली। ये बहुत संगीन बात है, लेकिन इस पर नोटिस लेने की बजाय उस जज को निकाल दिया गया कि इसने ये अनबिकमिंग ऑफ द कॉन्डक्ट ऑफ अ जज है जो इसने तकरीर करके बार में ये बात की है, यानी आपने मुश्तहरी की और इससे जो है अनबिकमिंग है, लेकिन उसकी तस्दीक नहीं की गई कि क्या ये बात सच है और क्या इस तरह से मुदाखलत की गई। इसी तरह राना आप मलिक अरशद की देखें, जिस जज ने सजा की मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, उसकी टेप चली, उसकी टेप पर जो है वो नवाज शरीफ को मिल रहा है, वो जिद्दे जा रहा है, उसके बेटे को मिल रहा है, वो बयान दे रहा है, पता नहीं क्या क्या कर रहा है। उसको तो आपने जो है वो पर्चा दर्ज कर दिया, लेकिन उस अमर की तस्दीक नहीं की। क्यों नहीं की गई है? उसकी तस्दीक होनी चाहिए ताकि तस्दीक तो एक आखिरी सवाल का जवाब दे, लेकिन उसकी फिर भी ऑडियो है, ऑडियोज हो, वीडियोज हो, नून लीग को कोई रिलीफ मिल सकता है अपने मुकदमात से? देखें, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि ये मिस ट्रायल के जुमरा में आ जाएगा कि ये ट्रायल
इंसाफ पर मबनी नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं अडॉप्ट किया गया, रिमांड हो जाएगा, केस कोई और जज फिर सुन लेगा, सजा को कलअदम करके तो केस कोई और सुनेगा। ये बात बरियत के लिए नहीं होती है, ये इस वक्त सजा जो दी गई है उस सजा को कलअदम करार देने में ये मोहम्मद मुआवन हो सकती है ये बात, लेकिन फिर ये नए सिरे से असर नौ कोई इंडिपेंडेंट जज, कोई और जज जिस पर असरात ना हो, वो इसको सुनकर फिर इसका इंसाफ के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला करेगा। ये होता है इसका मकसद। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ खोसा साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। सर्दियाँ इंतहा पर हैं, जबकि खुराक से महरूम लाखों बच्चे अफ़गानिस्तान की यख बस्ता सर्दी में अद्वियात समेत दूसरी कई जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, अशिया हैं, उनसे महरूम हैं। अफ़गानिस्तान में इस वक्त संगीन किस्म का इंसानी बहरान शुरू हो चुका है, पैदा हो चुका है। लाखों ख़वातीन और बच्चे सारी दुनिया को उम्मीद से भरी निगाहों से तक रहे हैं। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि अमेरिका समेत नेटो फोर्सेस अफ़गानिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं और अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर अपनी हुकूमत भी कायम कर ली है। इन 3 महीनों में बदतरीन मौशी तबाही और इंसानी बहरान के अलावा कई मसाइल ने जन्म लिया है, मगर दुनिया का कोई भी मुल्क इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफ़गानिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा, जबकि पाकिस्तान ने 50,000 टन गंदम अफ़गानिस्तान भेजने का फ़ैसला किया है। अकेला पाकिस्तान दुनिया को अफ़गानिस्तान में पैदा होने वाले मसाइल और आने वाले दिनों में इसके भयानक नताइज की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिशों में लगा हुआ है, जबकि सऊदी अरब ने भी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर OIC का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर गौर करने के लिए OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास बुलाकर सऊदी अरब ने बड़ा अहम कदम उठाया है। पाकिस्तान इस की मुकम्मल तायद और हिमायत करता है। अफ़गानिस्तान के इशू पर यह इजलास 17 सितंबर को मुनक़िद होगा, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को पेशकश की है कि ये जो इजलास है ये इस्लामाबाद में मुनक़िद किया जाए। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के मामलात को लेकर भारत, मॉस्को, कतर और पाकिस्तान में कई इजलास हो चुके हैं, मगर अफ़गानिस्तान में जारी इंसानी बहरान पर काबू पाने के लिए किसी भी मुल्क की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। अफ़गानिस्तान के मसाइल के ज़िम्मेदार 2 बड़े स्टेक होल्डर्स अमरीका और रशिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जबकि वर्ल्ड बैंक और अमरीका ने अफ़गानिस्तान के जो असासे हैं उनको भी फ्रीज़ कर दिया है। ऐसे में अफ़गानिस्तान का मुस्तक़बिल क्या है, अफ़गानिस्तान के मसाइल जो हैं ये दुनिया पर किस कदर असरअंदाज होंगे, इन इशूज़ पर मुझे बात करनी है। पाकिस्तानी सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान मंसूर अहमद खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर अहमद साहब। मंसूर साहब, क्या हालात है इस वक्त अफ़गानिस्तान में? अब सख्त सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, खुराक की किल्लत है, बुनियादी जो रोज़मर्रा की अशिया होती हैं लोगों के इस्तेमाल की, उनकी किल्लत है। पाकिस्तान अपने ताईं कोशिश कर रहा है कि जो अपने अफ़गानी बहन भाई हैं उनको इस मुश्किल घड़ी में अकेला ना छोड़े। 50 टन गंदम भिजवाने का 50,000 टन गंदम भिजवाने का फ़ैसला किया है पाकिस्तान ने। दुनिया की तरफ से कोई उम्मीद नज़र आ रही है कि दुनिया भी आगे बढ़ेगी? देखिए, जो गुज़िश्ता 3 माह से जो यहाँ पे अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत का क़याम हुआ है, इनकी अबूरी हुकूमत बनी है, तो यहाँ पे 2-3 तरह की मुश्किलात आ रही हैं। आपने कुछ का जिक्र किया। सबसे बड़ी मुश्किल जो माली बहरान है, फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है, क्योंकि इनके बैंक्स भी अंडर सैंक्शंस हैं, इनके जो असासे हैं वो मुंजमद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से एक इंसानी बहरान किसी सूरत हाल पैदा हो गई है। दुनिया के कुछ ममालिक, नेबरिंग ममालिक और कुछ ममालिक से यहाँ पे इमदाद आ रही है, लेकिन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से एक बहरान है। दूसरा जो बहरान है यहाँ पे एक गवर्नेंस का बहरान है, क्योंकि इन गुज़िश्ता 3-3.5 माह के दौरान यहाँ से बहुत सी इनकी जो मैन पावर है, लोग हैं, ट्रेंड लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, वो अफगानिस्तान को या तो छोड़ चुके हैं या निकलना चाहते हैं यहाँ से, और जिसकी वजह से आपको मिनिस्ट्रीज़ में, इनके इदारों में बहुत कम लोगों मिलते हैं जो टेक्निकली डिलीवर कर सकते हों।
और तीसरा इन तमाम बुहरानों से निपटने के लिए जो अफगान लोग हुकूमत है, क्यों तालिबान हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं है, क्यों अफगानिस्तान छोड़ने को तरजीह दे रहे हैं वहाँ पर? ये मुश्किल वक्त है जब इन्हीं लोगों को अपने मुल्क को आगे लेकर चलना है, जो हुकूमत बनी है इन्हीं के साथ चलना है और लोगों को रिलीफ देना है। तो वजह क्या है, क्यों लोग छोड़कर भागना चाह रहे हैं? देखिए, जो अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 20 साल से जो यहाँ पे हुकूमतें बनाई गई थी वो फॉरेन फोर्सेस यूएस और नेटो की प्रेजेंस की वजह से थी, और ना सिर्फ ये कि यहाँ हज़ारों की तादाद में उनकी फ़ौजें मौजूद थी, बल्कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, अमेरिका के इत्तेहादियों ने इनकी इकोनॉमी में पंप किए। इनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो बजट होता था हर साल का, वो बाहर फॉरेन एड की बुनियाद पर आता था। अब चूंकि यूएस और नेटो के निकल जाने की वजह से, यूरोपियन कंट्रीज़ के यहाँ से निकल जाने की वजह से वो उस किस्म के रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, तो मेरा ख्याल लोगों को ये एक मौका नज़र आ रहा है कि यहाँ से जो ट्रेंड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, वो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। कोशिशें हमारी यही हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर किसी तरह से अफ़गानिस्तान के नेबर्स के ज़रिए, रीजन के ज़रिए, यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एंगेजमेंट के ज़रिए स्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जाए, क्योंकि हमारा एक ये हमसाया मुल्क है और यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी। और अगर यहाँ स्टेबिलिटी आए, यहाँ से लोगों का बाहर जाना बंद हो, यहाँ पे गवर्नेंस के मसाइल में इम्प्रूवमेंट आए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी तालिबान की जो एंगेजमेंट चल रही है, दुनिया नहीं चाहते कि अफगान तालिबान की जो हुकूमत है कामयाब हो, तो जाहिर है जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, टेक्निकल लोग, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप जैसे जो ममालिक, ये तो बड़े आसानी से इन लोगों को वीजे देंगे। कौन रोकेगा इनको? लेकिन ये इस मसले का हल नहीं है ना। यहाँ पे 40 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो चले चंद हज़ार लोग बाहर चले जाएंगे, 1 लाख 2 लाख लोग बाहर चले जाएंगे। असल में तो स्टेबिलिटी यहाँ पे लाने की ज़रूरत है। इसमें उम्मीद अफजा बात यह है कि अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत की, इनकी लीडरशिप का जो डायलॉग चल रहा है नेबर्स के साथ, अभी इनके डेलीगेशन फॉरेन मिनिस्टर की क़यादत में पाकिस्तान भी आया था, इनकी अभी डेलीगेशन दोहा में मौजूद है, कतर में, तो इनके यूएस के साथ, यूरोप के साथ एंगेजमेंट चल रही है। और एंगेजमेंट उन्हीं बुनियादी इशूज़ पर है कि किस तरह एक पोलिटिकल इंक्लूसिविटी लाई जाए, किस तरह ह्यूमन राइट्स और वुमेन राइट्स की सूरत हाल काबिल कबूल बनाई जाए ताकि इनकी दुनिया से एंगेजमेंट हो सके, और काउंटर टेररिज्म के मसाइल को किस तरह काबू पाया जाए। इसलिए पाकिस्तान भी इन तमाम, जैसे OIC एंगेज की कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान करवाने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया की एंगेजमेंट बढ़े, और जो गैप है दोनों साइडों की पोजीशन में, तालिबान की पोजीशन में और बाकी दुनिया की पोजीशन में, उसमें कमी आए। और मेरा ख्याल उसका हल कांस्टेंट एंगेजमेंट और डायलॉग ही है। इसके अलावा ट्रेड इस वक्त कितनी ज़रूरी है? दुनिया अगर इमदाद नहीं करी, अगर ट्रेड ही खुल जाए अमेरिका और यूरोप के साथ, तो कितनी मईशत जो है ना वो संभल सकती है? देखिए, ट्रेड इनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 20 साल में इनकी टोटल डिपेंडेंस जो थी, इनका 75 से 80% जो बजट था वो डिपेंड कर रहा था फॉरेन एड के ऊपर। बिल्कुल। अब यहाँ पे जरूरी है कि इतनी फॉरेन एड शायद नहीं आ सकेगी मुस्तकबिल में, इसलिए ज़रूरी है कि इनकी ट्रेड में इजाफा किया जाए। और अभी जब इनका डेलीगेशन पाकिस्तान आया था तो वहाँ पे बहुत डिटेल डिस्कशन हुई, और हमने बतौर हमसाया मुल्क इनके साथ ट्रेड फैसिलिटेशन के ऊपर बड़े इकदाम किए हैं। तो आप देखेंगे कि इनके पाकिस्तान के साथ और दीगर नेबर्स के साथ भी आइंदा आने वाले सालों में ट्रेड में इजाफा होगा, और फिर यहाँ पे अफगानिस्तान एक मादनियात की दौलत से मालामाल मुल्क है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने और इनकी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाने पे तवज्जो देना होगी, क्योंकि फॉरेन एड एक मुस्तकिल हल नहीं है यहाँ के। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, जब दुनिया तस्लीम करने को तैयार नहीं है तो जाहिर है वो दुनिया टफ टाइम देने के लिए इनको ट्रेड इनके साथ कैसे शुरू करेगी? लेकिन ये सारा प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस के जरिए, एक कंटिन्यूस प्रोसेस के जरिए, एंगेजमेंट के जरिए होगा, क्योंकि इस मसले का कोई मिलिट्री सोल्यूशन तो है नहीं। तालिबान एक ग्राउंड हैं, उनकी हुकूमत मौजूद है और उनके साथ एंगेज करना दुनिया के लिए। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त है कि आम जो लोग हैं वो तालिबान के रवैये से तंग हैं? तालिबान जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं, अपनी मर्जी से लोगों को चलाना चाहते हैं।
मेरा ख्याल है कि जो मेरी यहाँ पे इनके लीडर, इनकी हुकूमत के अहलकारों से भी बातचीत होती है और जो मेरी इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स से, मीडिया के लोगों से, इंटरनेशनल मीडिया के लोगों से भी बातचीत होती है, ऐसी सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे काफ़ी सिक्योर सूरत हाल है, बाजार नॉर्मल चल रहे हैं, शहर में और गाँव में लाइफ नॉर्मल चल रही है और बहुत चीज़ों के बारे में प्रोपेगेंडा भी किया जाता है। अब ये लड़कियों के स्कूल जाने की तादाद में भी इजाफा हो रहा है, ये छुट्टियों के बाद, चूँकि यहाँ सर्दियाँ हैं और में इनके स्कूल बंद होते हैं, छुट्टियों के बाद तमाम हाई स्कूल भी लड़कियों के लिए खुल जाएंगे तमाम अफगानिस्तान के तमाम प्रोविंसेस में। लेकिन कहा जा रहा है कि जो पुराने हुकूमती अफसरान हैं, कल खबरें भी बड़ी अखबारात में स्टोरीज लगी हुई थी, वहां से खबरें भी आ रही हैं कि तालिबान उनसे अब बदले ले रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से उनको तंग कर रहे हैं। देखिए, तालिबान की लीडरशिप ने और इनके इंस्टीट्यूशंस ने तो ये अश्योरेंस दी है, ये यकीन दहानी कराई है कि किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। और इनके वजीर आज़म ने भी एक तकरीर में ये जो पब्लिक से उन्होंने एड्रेस किया था, उसमें ख़ास तौर पे कहा है कि इस किस्म की चीज़ों से उन्होंने हिदायत दी है अपने लोगों को कि इस किस्म की चीज़ों से, जहाँ पे भी कई ऐसे इंसिडेंट्स अगर हो रहे हैं तो उनसे इज्तनाब किया जाए। तो मेरे ख्याल में कि तालिबान का रवैया जनरली इस दफ़ा ये इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी मानना है, इंटरनेशनल मीडिया का भी मानना है कि उस तरह का नहीं है जैसा कि गालिबन उनके पिछले टेन्योर में 1996 से 2001 के देखे। ओआईसी का इजलास इस मौके पर अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर कितना अहम है, कितना यूज़फुल साबित हो सकता है अफगानिस्तान के मसाइल को हल करने के लिए अगर मुस्लिम उम्मा सारी इकट्ठी हो जाए और मुस्लिम उम्मा, यूरोप, अमेरिका, बरतानिया इनको छोड़ें, अगर इस्लामी ममालिक ही सारे मिलकर आगे आ जाएं तो कितने मसाइल हल हो सकते हैं, कितनी मुश्किलात कम हो सकती है इस वक्त अफगानिस्तान की। ओआईसी का इजलास अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए बहुत अहम है। अफगानिस्तान खुद एक ओआईसी का एक अहम रुकन है और ये इजलास सऊदी अरेबिया के अपने इनिशिएटिव पे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और सऊदी अरेबिया के इस इनिशिएटिव के जवाब में पाकिस्तान ने इस इजलास को 17 दिसंबर को पाकिस्तान में होस्ट करने की, बिल्कुल, तो इसमें हमें उम्मीद है कि इस्लामी ममालिक कोई ऐसा लाएहामल निकालेंगे जिससे कि अफगानिस्तान के मौजूदा इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से निपटने में मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी सफ़ीर बराए अफगानिस्तान मंसूर अहमद खान साहब मेरे साथ थे। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।